नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ट्रेनिंग मैथोलॉजी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पिछली वीडियो में हमने ट्रेनिंग मैथोलॉजी के फर्स्ट लेवल के 162 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तथा हमने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ जाके ट्रेनिंग मैथोलॉजी के सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं तथा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम सेकंड लेवल को आज डिस्कस करेंगे। तो सेकंड लेवल का ट्रेनिंग मैथोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण ट्रायड नहीं है? ऑप्शन 1 विषय वस्तु, या ऑप्शन 2 शिक्षण तकनीक, या ऑप्शन 3 सामाजिक तकनीक, या ऑप्शन 4 प्रबंधन तकनीक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 3 सामाजिक तकनीक जो है वो शिक्षण ट्रायड नहीं है। बाकी विषय वस्तु, शिक्षण तकनीक, प्रबंधन तकनीक जो है वो शिक्षण ट्रेड है। इसका भी आज जरूर ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाएं। आपके पास यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आपने इनका सही मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा का सही मैच होगा। अधिगम की इच्छा स्वयं सीखने वाले के भीतर से आती है। उसी तरह दूसरा जो है वो बाह्य प्रेरणा है, ये मैच होगा आपका एस से। तो एस क्या है? अधिगम की इच्छा बाह्य विधियों के माध्यम से सीखने वाले में उत्पन्न की जाती है। तीसरा क्या है आपका? यह है औपचारिक शिक्षा, ये मैच होगा आपका क्यू से। तो क्यू क्या है? एक अनुदेशक के मार्गदर्शन में एक संस्थान में परीक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। चौथा है आपका अनौपचारिक शिक्षा, तो ये मैच होगा आपका आर से। तो आर क्या है आपका? अपने परिवार या पड़ोस के भीतर अवलोकन और मार्गदर्शन द्वारा की जाती है, ये जो है आपका अनौपचारिक शिक्षा है। तीसरा क्वेश्चन है, अनुदेशक में पाए जाने वाली बुरी विचार शैली के क्या कारण है? एक आत्मविश्वास की कमी, दूसरी अनुचित अधिगम स्थिति, तीसरी अल्प विषय ज्ञान, चौथी खराब स्वास्थ्य स्थिति, या 5 घबराहट। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, आत्मविश्वास में कमी, अनुचित अधिगम स्थिति, अल्प विषय ज्ञान, खराब स्वास्थ्य स्थिति, घबराहट, ये सब जो है वो अनुदेशक में पाए जाने वाली बुरी विचार शैली के कारण हैं। चौथा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। इसमें 5 ज्ञात आधारों वाले मानव व्यवहार का अध्ययन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का ज्ञात आधार नहीं है? ऑप्शन ए भौतिक, या ऑप्शन बी सांस्कृतिक, या ऑप्शन सी राजनीतिक, या ऑप्शन डी पर्यावरणीय। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी राजनीतिक जो है वो मनोविज्ञान का ज्ञात आधार नहीं है। बाकी भौतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय जो है वो मनोवैज्ञानिक का आधार है। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। पांचवा क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितियों के बीच व्यक्तिगत अंतर का एक प्रमुख क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए भौतिक, या ऑप्शन बी सांस्कृतिक, या ऑप्शन सी राजनीतिक, या ऑप्शन डी पर्यावरणीय। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी राजनीतिक जो है वो प्रशिक्षुओं के बीच व्यक्तिगत अंतर का एक प्रमुख क्षेत्र नहीं है। बाकी भौतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय ये जो है प्रशिक्षुओं के बीच व्यक्तिगत अंतर का एक प्रमुख क्षेत्र है। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाएं। आपके पास यहाँ पे लॉ ऑफ मेमोरी यानी कि स्मृति के नियम दिए गए हैं, वो परिभाषा यानी कि डेफिनेशन दिए गए हैं, आपने इनका सही मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अभिनवता का नियम का सही मिलान है। ऑप्शन आर, यानी कि यदि घटना हाल ही में हुई है तो यह लंबे समय तक मस्तिष्क में बनी रहेगी, ये जो है वो अभिनवता का नियम है। दूसरा है आपके पास प्राथमिकता का नियम, इसका जो सही मिलान है वो है आर, यानी कि प्रभाव हमारे कार्य के पूर्व चरण में हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक रहता है, ये जो है वो प्राथमिकता का नियम है। तीसरा है हमारे पास सामर्थ्य का नियम, इसका जो सही मिलान होगा वो है क्यू, यानी कि हमारे मस्तिष्क पर एक प्रबल प्रभाव डालने वाली घटनाएं लंबे समय तक मस्तिष्क में बनी रहती है, और जो है सामर्थ्य का नियम है। ये जो है आपका सही मिलान हो गया। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शायद संपूर्ण अधिगम का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए परिपाठी अधिगम, या ऑप्शन बी प्रयास और भूल अधिगम, या ऑप्शन सी बुद्धि संगत अधिगम, या ऑप्शन डी तर्कहीन अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी तर्कहीन अधिगम जो है वो शायद संपूर्ण अधिगम का एक प्रकार नहीं है। बाकी परिपाठी अधिगम, प्रयास और भूल अधिगम, बुद्धि संगत अधिगम जो है वो शायद संपूर्ण अधिगम का एक प्रकार है।
8वां क्वेश्चन है, शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सरल से जटिल की ओर शिक्षण। 2. ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण। 3. भागों से संपूर्ण की ओर शिक्षण। 4. अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 4, यानी कि सरल से जटिल की ओर शिक्षण, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण व अनिश्चित से निश्चित की ओर का शिक्षण शिक्षण के सिद्धांत हैं। 9वां क्वेश्चन है, चॉकबोर्ड पर लिखते समय मुख्य शीर्षक के लिए अक्षर का आकार क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 50 से 60 mm, या ऑप्शन बी 30 से 40 mm, या ऑप्शन सी 25 mm, या ऑप्शन डी 10 से 20 mm। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 50 से 60 mm जो है वो चॉकबोर्ड पर लिखते समय मुख्य शीर्षक के लिए अक्षर का आकार होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, अधिगम के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अधिगम उदासीन का परिणाम होता है। 2. अधिगम करता तभी सीखते हैं जब वे सीखने का इच्छुक होता है। 3. प्रारंभिक सफलता प्रभावी अधिगम के लिए अवसर घटाती है। तथा 4. अधिगम अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा कथन जो है वो सही है। पहला है अधिगम उदासीन का परिणाम होता है, तथा दूसरा अधिगम करता तभी सीखते हैं जब वे सीखने का इच्छुक होता है, तथा चौथा अधिगम अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है। ये सभी अधिगम के सिद्धांतों के कथन सही हैं। 11वां क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रश्न की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रश्न संक्षिप्त और सरल भाषा में किए जाना चाहिए। 2. प्रत्येक प्रश्न का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। 3. प्रश्न प्रशिक्षकों को अनुमान लगाने हेतु बाध्य करना चाहिए। 4. प्रश्न संदिग्ध नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा जो कथन है सही है। पहला जो है प्रश्न संक्षिप्त और सरल भाषा में होना चाहिए, ये भी कथन सही है। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, ये भी सही है। तथा चौथा, प्रश्न संदिग्ध नहीं होना चाहिए, ये भी जो है वो एक अच्छे प्रश्न की विशेषता है। 12वां क्वेश्चन है, आवश्यकताओं का मास्लो का पदानुक्रम का सही अनुक्रम क्या है? पहला, क्रियात्मक आवश्यकताएं। दूसरा, सुरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकताएं। तीसरा, संबंध और प्यार की आवश्यकताएं। चौथा, सम्मान की आवश्यकताएं। 5वां, आत्म वास्तविकरण की आवश्यकताएं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो मास्लो का पदानुक्रम का सही अनुक्रम है। क्रियात्मक आवश्यकताएं, सुरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकताएं, संबंध और प्यार की आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं, आत्म वास्तविकरण की आवश्यकताएं जो है वो मास्लो के पदानुक्रम का सही अनुक्रम है। 13वां क्वेश्चन है, डिजिटी की हब और स्पोक योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी के माध्यम से पाठ्यक्रम में नवीनतम परिवर्तन के साथ प्रशिक्षकों और प्रशिक्षित करने के लिए। या ऑप्शन बी, अधिक संख्या में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सस्ता कार्यक्रम। या ऑप्शन सी, प्रशिक्षकों और छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए। या ऑप्शन डी, हमारे देश के बृहद क्षेत्र को कवर करके प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी के माध्यम से पाठ्यक्रम में नवीनतम परिवर्तन के साथ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटी की हब और स्पोक योजना का मुख्य उद्देश्य है। 14वां क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? ऑप्शन ए, जब प्रेषक संदेश प्रेषित करता है। या ऑप्शन बी, जब संदेश माध्यम में प्रवेश करता है। या ऑप्शन सी, जब संदेश माध्यम को छोड़ता है। या ऑप्शन डी, जब प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ समझ पाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, जब प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ समझ पाता है तब जो है वो संचार प्रक्रिया पूर्ण होती है। 15वां क्वेश्चन है, चॉकबोर्ड पर लिखते समय उप शीर्षक के लिए अक्षर का आकार क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, 50 से 60 mm। या ऑप्शन बी, 30 से 45 mm। या ऑप्शन सी, 25 mm। या ऑप्शन डी, 10 से 20 mm। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, चॉकबोर्ड पर लिखते समय उप शीर्षक का जो है अक्षर का आकार होना चाहिए 30 से 45 mm। 16वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 3, या ऑप्शन बी 5, या ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 9। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूक्ष्म शिक्षण में जो है वो 7 चरण होते हैं। 17वां क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण जिसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहते हैं कि क्या लाभ है? ऑप्शन ए, छात्रों के लिए उच्च अंक अर्जित करने हेतु आसान है। या ऑप्शन बी, नकल की संभावना अधिक होती है। या ऑप्शन सी, यदि छात्र को उत्तर नहीं आता तो वह उत्तर का अनुमान लगा सकता है। या ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए,
वस्तुनिष्ठ इस प्रकार का परीक्षण का लाभ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का लाभ है। छात्रों के लिए उच्च अंक अर्जित करने के लिए यह आसान है। 18वां क्वेश्चन है, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक क्या है? ऑप्शन ए दीर्घ सूत्रता, या ऑप्शन बी धन का अभाव, या ऑप्शन सी समय का अभाव, या ऑप्शन डी विश्वास का अभाव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक है दीर्घ सूत्रता। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए फायरफॉक्स, या ऑप्शन बी गूगल, या ऑप्शन सी याहू, या ऑप्शन डी बिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फायरफॉक्स जो है वो सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल, याहू, बिंग ये सब जो है सर्च इंजन है। 20वां क्वेश्चन है, 4 चरणीय विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व तैयारी का घटक नहीं है? ऑप्शन ए प्रशिक्षु के प्रदर्शन का परीक्षण करना, या ऑप्शन बी प्रश्न पूछना, या ऑप्शन सी पूर्ववर्ती पाठ से संबंध रखना, या ऑप्शन डी भविष्य की जरूरतों को इंगित करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 चरणीय विधि के अनुसार प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन का परीक्षण करना, ये जो है वो पूर्व तैयारी का घटक नहीं है। बाकी प्रश्न पूछना, पूर्ववर्ती पाठ से संबंध रखना, या भविष्य की जरूरतों को इंगित करना, ये जो है वो 4 चरणीय विधि का पूर्व तैयारी का घटक है। इसका भी जरूर ध्यान रखें। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।